कौन से वाले ग्रुप में है? गेट वाले में, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें 25 नंबर है वो। अभी हम लोग नेट का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नेट का बैच मैं भी स्टार्ट करूंगा 15 फरवरी से। उसमें बस PYQ कराऊंगा मैं। PYQ 2023 से स्टार्ट करके 2005 तक का, नहीं 5 तक का नहीं, 2010 तक का कराऊंगा। CSIR नेट का मेनली स्टैटिस्टिक्स पोर्शन और लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस पोर्शन ये करवाऊंगा। 1 घंटे की क्लास होगी, 9:30 से 11 क्लास होगी उसमें। तो वो नेट का डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, 25 जो क्वेश्चन है आपके पास, क्या है 6x6 की मैट्रिक्स है, जहां कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है, मिनिमल भी दे रखा है। ए 6x6 की मैट्रिक्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x-3 स्क्वायर x-2 4। मिनिमल पॉलिनोमियल है x-3 और x-2 की पावर 2। तो क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला? ये जो पावर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर वो की थी सर, उसका सर आंसर मैच नहीं कर रहा सर, आंसर की से। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। आंसर गलत भी हो सकता है, उसमें क्या है। मैं पूछ रहा हूँ ये मिनिमल पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो हमारे, हाँ वो एक्चुअली ब्लॉक साइज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास 3, इसमें 3 कितनी बार होगा? 2 बार। तो 2 बार 3 होगा डायगोनल पे, और 2 कितनी बार होगा? 4 बार। इस तरह से। अब बस यही देखना है कि ब्लॉक साइज क्या होगी। सो तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो आइगन वैल्यू 3 होगी उसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक साइज क्या होगी? उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक साइज 1 होगी, और वो सर 2 टाइम्स होगी। और 2 के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक साइज क्या होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक साइज 2 होगी। बाकी लोग बताइए। तो 3x3 आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स, जॉर्डन ब्लॉक की साइज 1 होगी, और 2x2 आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ब्लॉक साइज 2 होगी एक्चुअली। तो मैक्सिमम ब्लॉक 2 होगी। तो आपके ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शंस में सर, सर वो तो मैंने ऑप्शन ऑप्शन ए की थी, वो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी है, क्वेश्चन 25। आइगन स्पेस। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे तो हम लोग यहाँ से कुछ बता सकते हैं। देखो ये तो ठीक है कि 3 करस्पॉन्डिंग जो पावर होता है ना, वो जॉर्डन ब्लॉक का मैक्सिमम साइज रहता है। तो मैक्सिमम साइज 1 हो सकता है, तो 3 करस्पॉन्डिंग ब्लॉक साइज 1 होगा, ये श्योर है। 2 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम साइज क्या होगी? 2 होगी। तो 2 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम साइज 2 हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि एक ब्लॉक की साइज 2 है, तो इसमें कई सारे पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि 2x2 की दोनों हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक 2x2 की है, दूसरी 1x1 की है, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये जो पावर है, आपको ये ध्यान रखना होगा, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्चुअली जॉर्डन ब्लॉक का साइज रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल है, ये समझो। तो जैसे आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग, यहां से अगर मिनिमम पॉलीनोमियल 1 है ना, तो आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग एक लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, तो इसलिए 1x1 की आ रही है। आइगन वैल्यू 2 की मल्टीप्लिसिटी 4 है, आइगन वैल्यू 2 की मल्टीप्लिसिटी 4 है, तो मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो डिसाइड करेगा कि क्या होगी। तो हो सकता है इससे करस्पॉन्डिंग 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले, या एक भी मिल सकता है, तो ये मैक्सिमम है। तो ये आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है इसमें? तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि 3 3 2 सर 2। मुझे ये 1 1 में तो
सुपर डायगोनल में जो 1 है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कौन से मतलब थोड़ा वन में प्रॉब्लम दिख रहा है? सर मतलब वो जो 1 यूज होता है ना सुपर डायगोनल में, हाँ। उसमें से थोड़ा सा दिक्कत है। अरे मैडम दिक्कत क्या है आपको? पहले तो मैं फिर हर बार यही कहता हूँ, क्यों दिक्कत है आपको? जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स का मतलब पता है? पहले जब कोई चीज आप पढ़ते हो तो पहले डेफिनेशन क्लियर करो। अब आपको वन में क्यों दिक्कत है? जॉर्डन ब्लॉक का मतलब ही वही होता है कि डायगोनल के ऊपर वन रहेगा। जैसे 2x2 बनाया मैंने, तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रखना पड़ेगा। अगर ये 1x1 का है तो ठीक है। अब ये 1 में दिक्कत क्या है? तो इसका मतलब डेफिनेशन नहीं पता है आपको। अब जिस इंसान को डेफिनेशन नहीं पता उसको मैं क्या बताऊंगा ब्लॉक बना के? जैसे थ्योरम किसके लिए होता है? जिसको डेफिनेशन पता है। अब मैं थ्योरम यूज करके ब्लॉक बना रहा हूँ, आपको यही पता 1 क्यों आता है? ये तो जॉर्डन ब्लॉक का मतलब ही, डेफिनेशन ही यही है कि जो भी ब्लॉक बनाएंगे डायगोनल के ऊपर 1 होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये तो डेफिनेशन है उसका, जॉर्डन ब्लॉक का। ब्लॉक का डेफिनेशन ही यही है कि जब भी कोई जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे तो डायगोनल के ऊपर 1 रहेगा। ये तो डेफिनेशन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कभी हटा थोड़ी सकते हैं। डेफिनेशन देख लो, जॉर्डन ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है, पढ़ के देखो। कोई बुक खोलो आप, या नोट्स आपके पास, नोट्स खोलो, बुक खोलो, गूगल करो, बताओ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। अगर पढ़ के बताओ मुझे। डेफिनेशन तो क्लियर रखो कम से कम, क्योंकि हमें ये समझ आता है कि ठीक है क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर डेफिनेशन ही नहीं पता है, तो मतलब जो जहां से शुरू करना था वही नहीं पता है, तो आप शुरू से जाके फिर पूरा थ्योरी पढ़ाएं। तो उसके लिए आप जाके नोट, वो लेक्चर क्यों नहीं देखते मेरा, जो आप बैच 6 में जो हमने जॉर्डन ब्लॉक जिस बैच में पढ़ाए होंगे, बैच 5 में, वहां देख के एटलीस्ट क्लियर करो। मुझे बताओ जॉर्डन ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एटलीस्ट डेफिनेशन तो क्लियर रखो कम से कम। अब एंड टाइम आ गया तो जो भी वर्ड लिखा हुआ है सिलेबस में, हर वर्ड का डेफिनेशन याद होना चाहिए। काम करो, फिर से सिलेबस पास में रखो, एक नोटबुक रखो, हर वर्ड का डेफिनेशन खुद से लिखो, और जो याद ना हो फिर बुक में देख के लिखो। एटलीस्ट ये तो रहेगा कि आपको सबका डेफिनेशन पता है। एक एक वर्ड का डेफिनेशन पहले लिखो आप, कि जो भी सिलेबस में एक एक वर्ड यूज है ना, हर वर्ड का डेफिनेशन क्या है, आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, जॉर्डन ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, मिनिमल जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, फिर आइगन वेक्टर, मतलब जो भी है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये सब हर वर्ड का डेफिनेशन लिखो ना पहले। बताओ मुझे जॉर्डन ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है, देख के बताओ कहीं से, कोई दिक्कत नहीं आ जाए तो। ऐसे ही तो सीखते हैं, देख के तो सीखते हैं। क्या लिखा है कहीं भी देख के बताओ, जॉर्डन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या लिखा है उसमें? देखा आपने? अब देख लो, डेफिनेशन ही है कि डायगोनल के अलावा जो डायगोनल का सुपर डायगोनल एलिमेंट होगा 1 होगा, वो डेफिनेशन ही। अगर मैं 1x1 का ब्लॉक बना रहा हूं तो ऐसा होगा लैम्बडा, 2x2 का ब्लॉक बना रहा हूं तो लैम्बडा लैम्बडा 1, अगर मैं 3x का ब्लॉक बना रहा हूं तो लैम्बडा लैम्बडा 2, मतलब सॉरी लैम्बडा लैम्बडा लैम्बडा, तो यहाँ 1 1 सॉरी डायगोनल के ऊपर वाला 1 0 0 0 0। तो ये तो डेफिनेशन ही है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर 1 होगा। ये डेफिनेशन है जॉर्डन ब्लॉक का, डेफिनेशन है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेशन मींस इंट्रोडक्शन टू एनी टॉपिक, ये है। अब बताइए आगे क्या डाउट है? अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लो फिर। ये डेफिनेशन है 4x4 का। अगर मैं ब्लॉक बनाऊंगा, इफ आई हैव अ ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 4, तो इसके ऊपर 1 ही रहेगा, 1 1 1, बाकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा रहेगा। तो ये ब्लॉक का डेफिनेशन, ये जॉर्डन ब्लॉक का डेफिनेशन, ये 4x4 का जॉर्डन ब्लॉक है, ये 3x3 का जॉर्डन ब्लॉक है, 2x2 का जॉर्डन ब्लॉक है। और यही चीज मैं थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूं। आप मेरा बैच 5 का लेक्चर देखेंगे, वहां जाके ये सब पढ़ा चुका हूं। पूरा थ्योरी दोबारा पढ़ाऊं, कितनी बार पढ़ाऊं, तब भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे टॉपिक्स का। हाँ बताइए। रिवीजन कीजिए ना, जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे नहीं समझ आ रहा है तो वापस आइए उसके बेस में कि वो बिगिनिंग कहां से हुआ था, ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है। जैसे अगर 1 में प्रॉब्लम है तो मैं इसे क्या समझूंगा कि आपको डेफिनेशन नहीं पता है, इसका मतलब। और जिस बंदे को डेफिनेशन नहीं पता क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले इसलिए हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं ना, कि डेफिनेशन एटलीस्ट देख लो एक बार, ये थ्योरम्स देख लो, फिर क्वेश्चन करो। देखो इसमें क्या डाउट है बताओ। पहला क्वेश्चन में क्या है हमारे पास,
चारों ऑप्शन में 3A करस्पॉन्डिंग। अब ध्यान से देखो, ABCD, सो जो डी ऑप्शन है उसमें 3 के अलोंग, बताओ 3 आइगन वैल्यू के अलोंग ब्लॉक साइज क्या है? ऑप्शन डी में देख के बताओ, सोच के बताओ, तुक्का नहीं। जो डी ऑप्शन में है आइगन वैल्यू 3 3 दो बार है, तो उसके अलोंग ब्लॉक की साइज क्या है? 3 आइगन वैल्यू के अलोंग ब्लॉक की साइज क्या है डी ऑप्शन में? डी ऑप्शन में ब्लॉक जी का साइज 2 है। हाँ 2 है, यस। 3 3 ऊपर 1 है, तो 1 होने का मतलब वो बताना चाह रहा है कि 2/2 का ब्लॉक है। अगर 1 नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा आपको 1/1 का है कि 2/2 का है। अगर 1 नहीं होता तो 1/1 का 2 ब्लॉक होता, 1 क्रॉस 1 का। अभी 1 है, इसका मतलब वो 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक है वो। और हमारा यहाँ आइगन वैल्यू क्या था? यहाँ पावर 1 है, तो मैक्सिमम साइज ब्लॉक की 1 हो सकती है, तो डी ऑप्शन आउट हो गया। तो डी आपका ऑप्शन आउट हो गया। बाकी ए बी सी में 3 आइगन वैल्यू के अलोंग ब्लॉक साइज 1 और 1 है। चलिए अब 2 आइगन वैल्यू पे आते हैं। पहले ऑप्शन में आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक साइजेस क्या है? ध्यान से देख के बताओ। 2 के अलोंग जो आइगन वैल्यू 2 है उसके वो 2 है। नहीं, ध्यान से देखो, 2 नहीं है, एक 1 एक्स्ट्रा है ना? मतलब कहने का मतलब ध्यान से देखेंगे ना, एक्चुअली 4 क्रॉस 4 की। अब देखो ऐसा नहीं है 2 के अलोंग 2 2 2 2 1 1 1 ऊपर नहीं है कि नहीं? देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है कि नहीं? ये कितने क्रॉस कितने का ब्लॉक है? बोला ना 4 क्रॉस 4 का ब्लॉक है ये। और ये वही 1 जिसमें आपको प्रॉब्लम, वही 1 बता रहा है मुझे कि ये 4 क्रॉस 4 का ब्लॉक है। 3 बार 1 लगातार आया हुआ है ना, ये 4 क्रॉस 4 का ब्लॉक है। 2 बार 1 आया ना ऊपर लगा, ये 3 क्रॉस 3 का ब्लॉक है। एक बार 1 है, 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक है। और कोई 1 नहीं है तो 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक है। तो यही 1 बता रहा है मुझे कितने का ब्लॉक है एक्चुअली। तो अब देख के बताइए मुझे, पहले ऑप्शन में आइगन वैल्यू 2 के अलोंग जोर्डन ब्लॉक की साइज क्या है? ए ऑप्शन में आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक की साइज क्या है? ब्लॉक की साइज 4 है। 4 है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे x माइनस 2 की पावर कितनी है? 2। तो मैक्सिमम ब्लॉक साइज अलोंग डायगोनल 2 कैन बी 2। मैक्सिमम ब्लॉक साइज अलोंग आइगन वैल्यू 2 कैन बी 2। तो यहाँ आइगन वैल्यू 2, तो ये तो ए ऑप्शन आउट हो गया, खत्म। चलो बी ऑप्शन पे आओ। अब बी ऑप्शन में देख के बताओ, जो आइगन वैल्यू 2 है उसके अलोंग ब्लॉक साइज क्या क्या है बी ऑप्शन में? उसके अलावा ब्लॉक साइज है 2 1 1। 2 1 1, ये ओके है, दिस कैन वर्क, सो दिस मे बी ट्रू ऑप्शन। सी देख के बताइए मुझे आप, 2 के अलोंग ब्लॉक साइजेस क्या क्या है? 3 ब्लॉक साइजेस 1 1 और 2 2। कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं आप? ऑप्शन सी। जी ऑप्शन सी, आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक साइज बतानी है आपको। 1 1 और 2 2 होगा। फाइनल बताओ, फाइनल। फाइनल 1 1 2 2। देखो बताओ कैसा है? यहाँ 1 है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? ये एलिमेंट क्या है वहां पे? 2 वाला सिर्फ देखो आप, 1 है। 1 है पक्का? हाँ। मैं सिर्फ 2 वाला लिख रहा हूं, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। अब देख के बताओ ये क्या है, 1 है कि 0 है यहाँ पे? सी ऑप्शन। इसके ऊपर 1 है। 1 है, चलो। अब मुझे ये बताओ, तो ये 1 ब्लॉक ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको हम, कि लिखना ठीक रहेगा? नहीं, तो क्या ब्लॉक साइज लेना पड़ेगा मुझे? तो 2 क्रॉस 2 लेना पड़ेगा। हाँ, अब बताओ यही है ना आपके पास, और यहाँ पे यही तो है 2 2 1 0। यहाँ क्या 1/1 ठीक रहेगा लेना? नहीं, इसको 2 क्रॉस 2। फिर अभी कुछ देर पहले आप क्या बता रहे थे, अब याद कीजिए कहाँ दिक्कत है। यही तो पूछा था आपसे कि ऑप्शन सी में 2 आइगन वैल्यू के अलोंग ब्लॉक साइजेस क्या क्या है, आप बताइए मुझे क्या क्या है।
आइगन वैल्यू 2 के अलोंग ब्लॉक साइजेस क्या क्या हैं? 2 1 1 2 2 कहाँ है 1 1? ब्लॉक साइज 1 कहाँ मिल रहा है आपको आइगन वैल्यू 2 के अलोंग? 2 के नाम 2 2 है, तो मैं वो 3 का बोल रही मैं सिर्फ 2 का पूछ रहा हूँ आपसे, तो ये 2 और 2, ठीक है ना? हम सिर्फ 2 आइगन वैल्यू का पूछ रहा हूँ मैं, 3 का हो गया काम, 3 का हमने चेक किया और डी आउट हो गया उससे, अब सिर्फ 2 का चेक कर रहे हैं। तो 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ये पॉसिबल है ना? यस इट इज पॉसिबल। तो सी कैन बी ट्रू ऑप्शन, तो बी और सी पॉसिबल ऑप्शन है। और इतना समझाने के बाद अब इसमें आपको 2-4 और क्वेश्चन देखो जहां जॉर्डन ब्लॉक वाले हो, आप सॉल्व करके देखो कहां कंफ्यूजन है। जब तक आप 10-15 क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे क्लियर नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आप खुद से सोच के देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूं। जो मिनिमल पॉलिनोमियल पावर है दैट इज द हाईएस्ट ब्लॉक साइज, लार्जेस्ट ब्लॉक साइज, ये चीज है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोलना चाह रहा है ये 15 नंबर है ना आपका। देखिए सो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अच्छा, फॉर अ फंक्शन f कंडीशनल f dash x more than 0 for increasing and f dash x less than 0, कंडीशन दे रखा है f dash x पॉजिटिव है for increasing, अच्छा f dash x नेगेटिव है for decreasing, are always decreasing है। और ये क्या कहना चाह रहा है कि f and g be two function having the same domain D, तो f plus g be differentiable at a point C, then f and g are necessarily differentiable at C। पहले 2 का बता देता हूँ। जैसे देखिए f अगर मैं ले लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और g मैं ले लेता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रही है ना, तो चलो आसान एग्जांपल लो, मॉड x ले लो और ये आप x माइनस मॉड x ले लो, तो f प्लस g कितना आ जाएगा, जस्ट x, एंड f प्लस g इज एक्चुअली डिफरेंशिएबल है ना। f प्लस g इज एक्चुअली डिफरेंशिएबल, बट क्या f और g डिफरेंशिएबल है? हाँ जी सुरभि बताइए, ये आपके क्वेश्चन है ना। लगा सो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक तो अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अब चैट में बता सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, चैट में बता सकते हैं या फिर छोड़ो, क्या बता रहे हैं यहाँ। छोड़िए दिन का क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी कॉलम में देखिए इसमें क्या है कि अ स्क्वायर विथ साइड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज गिवन एंड द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय टू सेमी सर्कल हुज डायमीटर्स आर साइड ऑफ द, पूरा क्वेश्चन ही आया स्क्वायर, तो स्क्वायर ओके। तो पूछ रहा है आपसे कि हेलो, हाँ जी सुरभि बताइए। हाँ सर आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर, ये एफ पे तो जीरो पे नहीं होगा डिफरेंशिएबल। तो स्टेटमेंट ट्रू क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? देखिए सम तो डिफरेंशिएबल है, एफ डिफरेंशिएबल नहीं है, जी भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट ट्रू आपका ट्रू है या फॉल्स है? अगर रीड कर लीजिए क्या बोल रहा है, एफ जी दो फंक्शन है, एफ प्लस जी डिफरेंशिएबल है, तो मेरा एफ प्लस जी तो डिफरेंशिएबल है, तो बोल रहा है कि एफ एंड जी दोनों डिफरेंशिएबल होगा, ट्रू या फॉल्स? एफ डिफरेंशिएबल है जीरो पे? सर जीरो पे तो नहीं है। हाँ तो ऑप्शन क्या होंगे, ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे? सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है? सही, तो फिर फॉल्स हुआ ना? यस, सो ये फॉल्स हुआ क्योंकि एक वन एग्जांपल इज एनफ टू से फॉल्स, ठीक है ना, तो ये आपका फॉल्स है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, पहले में कुछ क्लैरिटी कम है, ट्राई करते हैं कि एक फंक्शन f है जहां f डैश x पॉजिटिव है एंड f डैश x
लेस देन फॉर डिक्रीजिंग है, आर ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये कहना क्या चाह रहा है कि जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, ये तो पता ही है मुझे। सर ये समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। हाँ मतलब इसमें मुझे भी लग रहा है कुछ इनकम्प्लीट सा दिख रहा है ऐसे। तो एक फंक्शन कंडीशनल एफ डैश एक्स मोर देन जीरो इंक्रीजिंग, तो पता ही है मुझे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग होता है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होता है, आर ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। बट फंक्शन में कंडीशन क्या है, कंडीशन ही कुछ नहीं है। तो पूछा क्या है, और इसने 2 को करेक्ट क्यों बोला है, तो इसने मतलब पता नहीं इसका आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन तो उसमें इनकम्प्लीट सा लग रहा मुझे, क्योंकि फॉर अ फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो मुझे पता ऑलवेज डिक्रीजिंग जरूरी थोड़ी फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। सर सेकंड ऑप्शन को उसने कह रखा है कि सही है ये। नहीं वो गलत है, क्योंकि इसने मिस्टेक किया है। मतलब सम डिफरेंस एंड डिवीजन हमने एग्जांपल लिया कि दो ऐसे फंक्शन हैं, इसका डोमेन रियल नंबर, दोनों का डोमेन रियल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये पहला स्टेट क्लियर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका जो नेक्स्ट है, नाइन्थ क्वेश्चन जो है कि एफ एक्स आपके पास है, एफ एक्स इज 2 की पावर n x की पावर 2n और पॉलिनोमियल एक n फ्रॉम 0 to 10, n फ्रॉम 0 to 10। तो एफ एक्स क्या है, अच्छा मैं अगर लिखूं ऐसे तो इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। ओपन करेंगे तो n को 0 रखेंगे तो ये 1 बनेगी नहीं, हाँ। फिर 1 रखेंगे तो 2x स्क्वायर, n को 0 1 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर x की पावर 4, ये चलता रहेगा 2 क्यूब x की पावर 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही 2 की पावर 10 x की पावर 20, ठीक। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा जो है इवन, सारे पावर इवन है x के, ओके। हम पूछना चाह रहे हैं कितने मिनिमा है इसके पास। देखिए इसका अगर आप ऐसे देखेंगे तो जो लीडिंग टर्म है वो जनरली डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, एक तो पहली बात एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दूसरी बात एफ जीरो की वैल्यू 1 है, ठीक। एंड थर्ड चीज है देखिए एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी, लेट्स से अगर आप लिखना चाहें तो 2 टाइम 2x है ना, फिर 2 स्क्वायर है देते हैं 4 टाइम x क्यूब, रही चलेगा 2 क्यूब 6 टाइम x5 एंड सो ऑन 2 की पावर 10 20 x की पावर 19। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये ऑड पावर है। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं, f डैश x को 0 पुट कर दूं, तो क्या लगता है आपको x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए सभी 0 हो जाएगा फिर तो। हाँ मतलब x इसमें कॉमन आ जाएगा, x तो सब में अवेलेबल है ना, तो x एटलीस्ट x तो 0 हो ही जाएगा, है ना। हमने f डैश x को 0 रखा, तो f डैश x को इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी यहाँ से। अब x की वैल्यू 0 है, ओके। और आप यहाँ से एक चीज देख रहे हैं कि f डैश x स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, ओके। मोर देन 0 था ही, अच्छा। f0 क्या आएगा, अगर आप यहाँ देखें कि f0 की वैल्यू कितनी है 1, और ये वैल्यू किसी भी और पॉइंट पे 1 से ज्यादा ही होगी, होगी कि नहीं? देखिए मोर देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ऐसे ग्राफ से भी देख सकते हैं इवन पावर है ना, तो इसका ग्राफ जो होगा रफली आपका इस तरह का होगा, ठीक है। तो इसके पास तो क्वेश्चन क्या है, तो 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एक्चुअली, क्योंकि लीडिंग टर्म डिसाइड करता है ना, ये इसका ग्राफ x की पावर 20 के अलोंग चलेगा, x की पावर 20 जो है, तो इस तरह का ग्राफ रफली मैं बना रहा हूँ। तो इट हैज एग्जैक्टली 1 मिनिमा पॉइंट, ठीक है ना। तो इट हैड एग्जैक्टली 1 मिनिमा पॉइंट, दैट पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0, वो यहाँ से भी निकल के आया। जैसे आप अगर डबल डैश भी निकालेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे तो यहाँ 4 रहेगा, डबल डैश 0 निकाल लीजिए 4, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या होता है, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा होगी, एंड दैट मिनिमा पॉइंट इज दिस।
सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। नेक्स्ट, तो ये तो आपके हो गए, ठीक है। इनका क्वेश्चन जो था वी कर रहे थे, तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ 6 है, वो गिवन है, ठीक है। स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ 6 है, ये आपको गिवन है। द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन इज डिफाइंड टू बी 2 सेमी सर्कल्स हुज डायमीटर्स आर साइड ऑफ द, ओके। तो ये कुछ इस तरह से है, जो डायमीटर मतलब रेडियस है ना, तो ये रेडियस इसका 3 होगा, 3 रेडियस का कुछ रफली मैं बना रहा हूँ, तो ये हाफ कवर करेगा हालांकि, तो रफली ऐसा बना लीजिए। और दूसरा ऐसे ही है, ऐसा बना लीजिए। लेकिन इसने क्या किया है कि शेड सिर्फ इसको किया है, ठीक है, और इसको शेड किया है ना, यही रीजन शेडेड है। अब ये दोनों रीजन शेडेड है। अब से पूछ क्या रहा है कि द बाउंड्री ऑफ द शेडेड इज डिफाइंड टू दिस, तो शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा होगा ना, लिखा नहीं है इसमें क्लियरली, तो नहीं सर। हाँ, शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, तो खुद सोचिए आप क्या होगा अगर शेडेड रीजन का एरिया क्या होना चाहिए। सो अगर मैं ऐसा बनाता हूं, ये कहीं ना कहीं ये हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दूं, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना सारे, तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, क्वेश्चन ये है, ठीक। तो एक बस इसने हटाए है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो 4 हमारा सेमी सर्कल है, दैट कवर्स कितना, ये रीजन कितनी बार आया, एक बार, और एक बार उसके साथ 2 बार, और ये एक बार आया। देखिए, तो यहाँ पे थोड़े से इक्वेशन बनाने पड़ेंगे कि जैसे ये वाला जो पोर्शन होगा A1, तो ये इतना ही होगा, A1 ही होगा, ये भी A1 होगा, ये A1 होगा, है ना, ये चारों इक्वल रहेंगे। ऐसे ये वाला जो पोर्शन है A2, A2, A2 और A2, है ना, इस तरह से है। तो अभी देखिए, मैंने अगर डिसजॉइंट पोर्शन काउंट करें तो A1 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 4 बार है, A2 A2 4 बार है, सो 4 टाइम A1 प्लस 4 टाइम A2, ये मिला के कितना हो जाएगा 36, 6 इंटू 6 ना, स्क्वायर है 36, ये लेंथ 6 है ना, ये 6 है, और ये A1 4 बार और A2 4 बार मिलके क्या कर रहा है, पूरा उसको कवर कर ले रहा है ना, स्क्वायर को। दूसरे तरीके से सोचते हैं, अब दूसरे तरीके से लिखेंगे अगर हम, तो इसको देखिए आप, ये कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर, आर इसका 3 है, सो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो हमने एक बार ये रीजन लिया, फिर ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 दिस, फिर इसका उतना ही होगा। तो इन सब में क्या हो रहा है, कितनी चीजें आ रही है, A1 एक बार A2 2 बार है, A1 एक बार ना, तो ये इनटू में अगर 4 कर दूं, इनटू 4 कर दिया मैंने, तो ये अब सोचिए क्या किसके इक्वल आएगा, A1 A2 के टर्म में बताना है आपको। तो इसमें कितना हो रहा है, A1 प्लस 2 A2 है ना, A1 प्लस 2 A2, यही तो है। एक सेमी सर्कल में कितना आ रहा है, A1 प्लस 2 A2, हाँ, और हमने इंटू 4 किया इसको,
तो 4 हटा सकते थे, आप डायरेक्टली भी कर सकते ना, 4 हटा भी सकते थे हम। तो अब यहाँ से 2 इक्वेशंस 4 हटा भी सकते हैं, 4 की जरूरत नहीं थी। जस्ट सेमी सर्कल का एरिया और ये पोर्शन में लिख दिया 2a2 प्लस a1, a1 और 2a2 मिलके। तो अभी आप ऐसा समझो कि 4 हटा देते हैं, तो a1 प्लस 2a2 जो है वो मिलके कितना बना रहा है, कितना था 9 पाई बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 ना। तो यहां से अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से मिलेगा a1 प्लस a2 बराबर 9। तो यहां से आप सॉल्व कीजिए, क्या a1 a2 निकल आएगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। a1 बताइए, a2 बताइए, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a1 कैंसिल, तो यहाँ से a2 बराबर दिस माइनस दिस आ जाएगा। तो a2 बराबर आ जाएगा 9 पाई बाई 2, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 1, और a1 क्या आ जाएगा, तो उल्टा कर दीजिए, तो 9 माइनस a1, यहाँ से a1 9 माइनस a2, तो 9 माइनस दिस, इसको खोल के रखते तो 9 माइनस टोटल, ठीक है। तो 18 माइनस ये आ जाएगा, 18 माइनस 9 पाई बाई 2। अब आप देख लीजिए, आपसे जो पूछा गया है शेडेड रीजन कौन कौन सा पोर्शन है, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, वो यहीं से आ गया, इतना करना भी नहीं था, ये सब नहीं करना था, तो यहीं से आ गया ना वो तो। एक मिनट, वो तो यही, इसकी जरूरत ही नहीं थी, मतलब हमने किया इतना, बट ये सब की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें देखना हमारा पर्पस क्या है। तो हमारा क्या है, a1 प्लस a2 ये रीजन है, a1 प्लस a2 ये रीजन है, तो कितना हो गया 2 टाइम ब्रैकेट में a1 प्लस a2, वो तो यहीं से डायरेक्टली मिल जा रहा है मुझे, 2 टाइम a1 प्लस a2 डायरेक्टली यहां से आ जा रहा है 18, कुछ तो करना ही नहीं है, मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उसके हमने क्या किया, अच्छा हमने क्या किया पहले कि पूरा स्क्वायर का एरिया लिया, पूरा स्क्वायर लिया था, और पूरा स्क्वायर 36 था, और डिवाइड कर दिया इसको रीजन में a1 a1 a2 से सिमेट्रिक रीजन में, और हो गया बस 4 बार a1 4 बार a2 मिलकर पूरा स्क्वायर बना दिया था। तो बस इतना कुछ नहीं, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से ये आ गई, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं a1 a2 इंडिविजुअली निकाल रहा था, लेकिन यहाँ इंडिविजुअली निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि मुझे बस वो चाहिए था शेडेड का a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 हो गया। तो 18 आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 10th, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि xn is a sequence of IID with mean 0 variance 2। अच्छा, तो मीन 0 है, वेरिएंस 2 है, yi एक नया रैंडम वेरिएबल है, हाफ xi प्लस 2, यही है। सर एक बात पूछनी थी, आप क्या बोल रहे थे, कब से मतलब मैंने सुना नहीं ठीक से, मतलब तब मैं कहीं पे गई थी, वो आप बोल रहे थे कि कब से स्टार्ट करनी है सीएसएन नेट का क्लास? नहीं, वो 15 फरवरी एग्जाम, गेट एग्जाम के बाद, गेट के बाद। अच्छा, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस ही है ना, क्या लिखा है क्लियर नहीं, आपको क्लियर दिख रहा है क्या क्या है? y प्लस y2 लिखा है। ये 1 1 1 दो बार, 2 2 दो बार, ये n-2 क्या लिख रखा है ये? मतलब ऐसा होगा y1 y2 y3 yn-2, ये 2 2 का क्या मतलब है, y2 का पावर होगा। अच्छा, पावर होगा, ओके। सो मतलब ये है कि जैसे y पहला है 2 की पावर 0 मतलब 1, अगला है y2, अगला है y4, इस तरीके से, ओके, और लास्ट है y, सो 2 की पावर n-2 तक, ठीक है ना। ठीक है, और अपॉन रूट n है, और इसका वेरिएंस निकालना है आपको, फिर बाद में लिमिट लगाने हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ना, यहाँ x लिखा है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो पुट कर दीजिए इसमें,
तो इसमें क्या करना है मुझे, यहां से जैसे y1 हो जाएगा, तो y1 है तो हाफ x1 प्लस x3, अच्छा y2 हो जाएगा हाफ x2 प्लस x4 एंड y4 जो होगा हाफ x4 प्लस x6। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बोला है, हमें चाहिए y ऑफ 2 की पावर n माइनस 2, तो ये हो जाएगा हाफ x ऑफ 2 की पावर n माइनस 2 और अगला 2 की पावर n माइनस 2 और प्लस में अगला, इसमें 2 ऐड कर देंगे, है ना, 2 ऐड करना है। इसमें कितने टर्म्स है, छोड़ो वो, सीधा हम उसका निकाल लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें एक नया फिर से मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूँ, तो क्योंकि n लार्ज होगा ना, तो उसके लिए भी मान लेते हैं नॉर्मल जैसा ही बिहेव करेगा, तो नॉर्मल जैसा मान लेते हैं। तो yi इज लाइक x बार, है ना, या इसको मैं शॉर्ट में लिखूं, दिस इज व्हाट, ये जो लिखा है ये क्या है, दिस इज वेरिएंस समेशन y 2 की पावर i एंड i फ्रॉम 0 टू n माइनस 2, यही तो है, और अपॉन में रूट n है, कुछ इस तरह से। ओके, तो अब yi का, अगर इसका मीन 0 वेरिएंस 2 है, तो यहाँ yi का मीन क्या आएगा, ये छोड़ो। अब मुझे ये बताइए यहाँ से कि व्हाट इज द मीन ऑफ yi, e ऑफ yi इज 0 रहेगा, और वेरिएंस ऑफ yi कितना होगा, तो ये x बार है ना, तो सिग्मा स्क्वायर बाई n, सिग्मा स्क्वायर बाई 2, है ना, तो 1 हो जाएगा। ओके, तो वेरिएंस ईच yi का 1 है, तो सेम इस पे लगाइए, सेम रूल, है ना। अगर y 2i भी है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 2 की पावर i तो इसी कैटेगरी में आएगा, तभी मीन 0 रहेगी, तभी वेरिएंस 1 रहेगा, चेंज तो होना नहीं है, क्योंकि इट है ना, डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है उस पे, i पे। तो सिंपली यहां से अगर आप देखें तो क्या है, वेरिएंस, ये हमारे पास कितने रैंडम वेरिएबल है, 0 से n माइनस 2 तक, मतलब n माइनस 1 रैंडम वेरिएबल्स हैं टोटल, इसमें 1 है ना, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ, n माइनस 1, तो मीन लेंगे तो इसका 0, तो यू सबट्रैक्ट मीन, इसका वेरिएंस कितना है, ईच का वेरिएंस कितना है, ईच का वेरिएंस 1 है, तो सम का हो जाएगा n माइनस 1, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो लेट्स से दिस इज t, ओके, तो t का मीन 0 और t का स्टैंडर्ड डेविएशन n माइनस 1, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ठीक, यही तो है, बैलेंस हो गया। सो नाउ दिस इज z, सो वेरिएंस ऑफ, इसको बाहर निकाल लो, यू टेक आउट, तो n माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा जब ये बाहर निकलेगा तो, और यहाँ बचा वेरिएंस ऑफ z, z का वेरिएंस क्या होता है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, इसका वेरिएंस होता, तो दिस माइनस इट्स मीन अपॉन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ये किया, ये बाहर आ गया 1, इसका 1 हो गया, तो इसका रोल खत्म हो गया, ये तो 1 ही हो गया ना। अब बताओ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या आएगी, तो आंसर 1 होनी चाहिए, ठीक है, 1 है, कुछ खास नहीं था, जैसे इसका मीन करना है ना, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा रखा है ना, तो सेंटर लिमिट थ्योरम। नेक्स्ट, तो हाँ 1 बाई 1 करते हैं, देखो, तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, इनका क्या है जी, सपोज x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 2 थीटा प्लस 1, तो which of the following is 100 1 minus alpha % confidence interval for theta। अब आंसर जो भी आए, अप्रोच तो पता होगा आपको, क्या करना है, और अप्रोच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। xi is uniform 2 theta plus 1, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो मुझे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? चलो सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, जैसे मान लीजिए T1 कॉमा T2 है, ठीक, दिस इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इफ एंड ओनली। बताइए इसका डेफिनेशन क्या है? हम कब बोलेंगे ये 100 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल है थीटा के लिए? डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। T1 greater than equal to theta greater than equal to t equal to 1 minus alpha। ठीक, तो यही काम हर ऑप्शन में करना है। जो हर ऑप्शन है आपको T1 पता है, T2 पता है, बस सब में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसमें 1 माइनस अल्फा आएगी वो आंसर है। क्या आपने निकाला, ट्राई किया, या ऐसे देख के लगा कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा मुझसे? सर इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया, मतलब चलो फोटो भेजो, एक बार भी ट्राई किया उसका फोटो भेजो, देखते हैं जरा। अब भेजिए कहाँ आपने ट्राई किया इसके ऑप्शंस। सर बहुत सारे कॉपीज में किस पे की थी मतलब एक तो ढूंढ के बताना, फिर हम बता देंगे। आप फिर से ट्राई करना कि क्या करना है। जैसे ऑप्शन ए मुझे अगर सॉल्व करना है तो यहाँ से क्या होगा, मतलब इतने क्या, ये आप कब ट्राई किए? पिछले 10 साल पहले या अभी 2-3 दिन पहले किए होंगे? 10 साल पहले। हाँ वही ना, अगर अभी सॉल्व किया हो तो ऐसा कैसे खो जाएगा, नहीं मिलेगा। अभी नहीं, मतलब बहुत पहले की थी। हाँ तो फिर से कर लो ना, ये अप्लाई करो ना, आप प्रोबेबिलिटी निकलवाओगे मुझसे, इतना तो आना चाहिए। देखो मेरा पर्पस है, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन जब मैं हिंट दे रहा हूँ, आप अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरा कंसर्न ये होता है स्टूडेंट से कि एग्जाम में कैसे कर पाएंगे। अभी तो मुझे बोलोगे नहीं सर आप कर दो, आंसर निकाल दो, मैं तो निकाल ही दूंगा, लेकिन मेन तो हमारा टीचिंग का पर्पस क्या है? स्टूडेंट को सिखाना। स्टूडेंट कब सीखेगा? जब वो खुद करेगा। स्टूडेंट खुद कब करेगा? जब हमने हिंट दिया। अगर मान लो आप समझ नहीं आया, मैंने हिंट दिया, आप सॉल्व करो, आपके आंसर आने चाहिए। और अगर घर पे नहीं आंसर आता, एग्जाम में कैसे आंसर आएगा? मुझे तो दिक्कत है वो पैरामीटर फ्री करके कैसे करते हैं, मतलब वो मतलब थीटा को कैसे लेकर आते हैं वो पैरामीटर फ्री करने अरे मैडम यहाँ से देखिए ना, xi माइनस 2 थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ से? यूनिफॉर्म 0 1। तो करो ना फ्री, हो गया जी फ्री। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2 थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वही होगा, और नहीं बीटा होगा, बीटा 1 इन हो गया फ्री। यही तो लगाना है वहां पे। सेम आप खुद से दिमाग लगाओ ना, वो तो मैं तो वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा क्या करना है। जब ट्राई नहीं करो कैसे समझ आएगा करना क्या है? अब मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपको सीधा सीधा मैं वहीं पहुंचा दिया जहां पे सॉल्यूशन आ गया, लेकिन जब हम खुद सोचते हैं तो हमारा दिमाग हर तरीके से सोचता है, तो उस तरीके से फिर हम एग्जाम में डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कैसे करना है। तो आप ट्राई करके देखो ना, मैं फिर पूरा सॉल्व कर दूंगा, क्या इसमें फ्री करो या फ्री तो हो गया, इसमें क्या करना है मुझे? फिर उसके बाद सर समझ नहीं आती। अरे सॉल्व करोगे तब समझ आएगा ना, तुमने एक बार भी सॉल्व नहीं किया। मैं फिर बता रहा हूँ, पिछले 13-14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चा के एटीट्यूड से मैं बता देता हूँ उसने कितना ट्राई किया है। आप झूठ पे झूठ बोलते हो, हर क्लास में यही करते हो आप। आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया, मैं लिख के देता हूँ आपको। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो, ट्राई किया हुआ नहीं, ट्राई किया हुआ, एक बार भी ट्राई नहीं किया आपने। बता रहा हूँ 13-14 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ना, बच्चा जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मुझे पता बच्चा क्या लेवल कितनी बार ट्राई किया उसने। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके जो आंसर आते हैं उससे मुझे पता चल जाता है उसने कितना ट्राई किया है। ये चीजें हैं। आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया एक क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन देखा और भेज दिया फोटो किसी ग्रुप में, और ट्राई किया तो मैं फोटो भेजो, मैं देखूं क्या किया आपने। ये चीजें हैं। बेवकूफ बनाया थोड़ी कि आपके रिजल्ट अच्छा होने वाला है। रिजल्ट अच्छा होने वाला आपके क्वालिटी इंप्रूव होने से। मेरे सॉल्व करने से आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा थोड़ी इंप्रूव होगा, आपके सॉल्व करने से इंप्रूव होगा रिजल्ट। आप ट्राई करो तो कम से कम। अब एक बार भी ट्राई नहीं किया हो, जब ट्राई करो तभी तो समझ आएगा कहाँ प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट होगा। जब सॉल्व करोगे तो कैसे दिख जाएगा? यहाँ से 100 किलोमीटर थोड़ी आगे दिखेगा हमें यहाँ से 500 मीटर आगे दिखता है। जब थोड़े आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे 100 मीटर दिखेगा, जब आगे बढ़ेंगे उसके आगे दिखेगा। आप 100 मीटर चले नहीं, आपको 10 किलोमीटर आगे देखना है आंसर सीधा। वो तो मुझे भी नहीं दिख रहा, मैं भी सॉल्व करूंगा जब मुझे समझ आएगा कि आंसर क्या आने वाला है। मुझे थोड़ी दिख रहा है इसमें। जब आप थोड़े सॉल्व करोगे उसका आएगा, उसके बाद दिखेंगे। जब थोड़ा सॉल्व करो उसका आएगा, उसके बाद दिखेंगे। आप ट्राई कर ही रहे, आप ऐसे ही गिव अप कर देते हो शुरू में ही। ट्राई करके देखो, यहाँ हिंट इतना दे दिया, इसको इम्प्लीमेंट कर लो खुद से। और ऐसा क्या मैंने बताया जो आपको नहीं पता है? क्या आपको ये नहीं पता है? ये तो पता है ना आपको ऑलरेडी, अभी तो बता रहे थे। तो आप खुद क्यों नहीं ट्राई करते ऐसे? ट्राई, मैं कई बार बोला हूँ, जेन्युइन डाउट पूछो, आप ट्राई करके आओ, 2 4 5 सॉल्यूशन लिखो, ट्राई करके मुझे भेजो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे समझ। मैं हिंट बता दिया, ये हिंट है,
अब ये अप्लाई करके देखो, जिस ऑप्शन में ये आएगा मैं कुछ अलग थोड़ी करूंगा। अब बात आपका ये कि सोल्यूशन लिख के दो, अरे मैं लिख के तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएंगे, ये सब क्वेश्चन ऑनलाइन सर्च कर लो सारे मिल जाएंगे सोल्यूशन, लेकिन उससे आपका दिमाग थोड़ी डेवलप हो रहा। हाँ सोल्यूशन लिखो, बट लिख के मुझे भेजो, मैंने ये ट्राई किया, फिर उसके आगे मैं बताऊंगा। ऐसे मत रैंडमली डाउट पूछो कुछ भी। अब ट्राई करके आओ फिर डाउट पूछो, या मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको रिस्पॉन्ड करो कि हाँ यहाँ ये ट्राई किया, यहाँ से ये होगा, इसमें क्या है, थोड़ा इधर उधर करेंगे, इस तरह का बन जाएगा, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है, प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी तो हो गया। ट्राई करो फिर मुझे बताओ क्या आया। इसको ट्राई करके फिर पूछो आप, सेम हर क्वेश्चन उसमें भी यही है, जो अगला क्वेश्चन है सेम ही उसमें भी करना है, बस प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने से वो सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो छोड़ देना, क्या करोगे एग्जाम में, जब नहीं सॉल्व होगा तो मैं थोड़ी सॉल्व करने आऊंगा एग्जाम में। वही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ अभी, कि आप अभी सॉल्व करना सीख लो, नहीं तो एग्जाम में ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि घर पे आपसे नहीं हो रहा एग्जाम में हो जाएगा, कोई जादू नहीं होना आपका, जैसे जो सिचुएशन घर पे वही एग्जाम में होना है। मैं इतना फोर्स देता हूं सॉल्व करो, कि आप सीखो सॉल्व करते कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई हेल्प नहीं रहेगा। यहाँ तो आप पूछ रहे थे, ट्राई करके तो पूछो ताकि आप सीखो, एग्जाम में नहीं होगा, नहीं कर पाओगे आप सॉल्व, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं होंगे, या उस लेवल के मार्क्स नहीं आएंगे जितना चाहिए। जितना सॉल्व हो पाएगा उतने ही मार्क्स आएंगे, तो जितना ज़्यादा सीखोगे उतने मार्क्स आएंगे। तो मेरा पर्पस यही है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना मेरा पर्पस थोड़ी है, मेरा पर्पस लोगों को सिखाना है कि वो सॉल्व कैसे कर पाए, तो उनको जहाँ प्रॉब्लम है वो हेल्प करना है। सिर्फ सॉल्यूशंस में लिखता जाऊँ वो तो गूगल पे यूट्यूब पे इतने सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी पड़े हैं, आप कितने सॉल्यूशन लिखोगे, ये तो मेन तो दिमाग में घुसने चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है खुद सॉल्व करना, ये चीजें हैं, तो आप सॉल्व करो हो जाएगा। सेम अगले क्वेश्चन का वही अप्रोच है, करो तो फिर आप बताओ ना कि मैंने ऐसे अप्रोच किया और यहाँ प्रॉब्लम है, तो जहां प्रॉब्लम है वहां से शुरू करूंगा। आप सॉल्यूशन भेजते हो, आपको लगता है क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सारा सॉल्यूशन लिख दो, तो उससे क्या फायदा होगा। ट्राई करके और फिर समझ आएगा, ठीक है। देखो हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरभि आपका डाउट इसमें 35 नंबर, f of x plus y is equal to fx into fy for all x comma y, ठीक। क्या दे रखा है हमें, f3 is 3, f dash 0 is 11, तो f dash 3 आपसे पूछ रहा है ना। सर इसमें हम एग्जांपल में एक्सपोनेंशियल या लॉग की तरह ले सकते हैं क्या? लॉग तो काम नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियल ही काम करेगा। e की पावर x प्लस y इज e की पावर x इनटू e की पावर y, यही फिट बैठेगा। ये सर जब पुट कर रहे हो तब इसका कोई मतलब ठीक ठाक नहीं हो रहा सर, ये किसमें, इसमें ओके हां सर, ये सर ये कुछ अलग ही दिख रहा। नहीं वो तो चलो डेफिनेट, कई सारे अप्रोच है इसके। एक अप्रोच तो ये भी है कि अब जरा समझिए, हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल रीजन इसमें क्रिटिकल पॉइंट इसमें 0 और 3 है, उसके हिसाब से। हाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सही है। इसका डेफिनेशन पता है आप लोगों को, हाउ टू राइट दिस, इसका डेफिनेशन बताइए। f'3 कैसे लिखते हैं, याद है? हां f3 f0 by 3 0 0 नहीं, फिर से बताओ ठीक से। f'3 का डेफिनेशन क्या है? चलो ये हटाओ, हाँ ऐसे बताओ। f'3 का कोई भी एक डेफिनेशन बताओ, कोई भी, मतलब कई सारे तरीके से, एक h के टर्म में लिखते हैं, बिना h के टर्म में, x के टर्म में भी लिखते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 जी हाँ ठीक है, तो ये भी एक तरीका ठीक है ना, ये हमारे पास है। या आप ऐसा लिख सकते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ मुझे दे रखा है, तो इसको यूज करेंगे हम, तो इसलिए ये वाला डेफिनेशन हेल्पफुल है यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f ऑफ 3 प्लस h को मैं लिख सकता हूँ यूजिंग दिस कंडीशन, f ऑफ 3 इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर में f3 कॉमन है, f3 बाहर निकालते हैं, तो f3 आप बाहर निकाल लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस
1 अपॉन h, और यहाँ से ध्यान दीजिए 1 क्या था, ये 11 था या 1 था, 11 ही है ना, अच्छा तो f'0 11 है, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या है तो यहाँ से थोड़ा सा एक अप्रोच लेने की जरूरत है। अगर x y दोनों को मैं 0 रख दूं तो f0 बराबर f0 इंटू f0 ऐसा हो जाएगा। मैंने x को भी 0 रखा क्योंकि x y आई कैन चूज एनी रियल नंबर, नो प्रॉब्लम, तो हमने अपने कंफर्ट के लिए f0 रखा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो f0 माइनस f0 का होल स्क्वायर 0 है, तो यहाँ से आएगा f0 इज 0 और f0 इज 1। तो f0 0 नहीं होगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हमें है f3 है और f'0 है ना। तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों डिस्कार्ड हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, हाँ डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये वाला ओके आएगा, f0 1 होगा एक्चुअली। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 0 और 1 रख के देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 और 3 रख के देखूं, x को 0 y को 3, तो बनेगा f0 इंटू f3। f0 अगर 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और f3 3 है। तो वहां से मैं बोला ये क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आप 0 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा f0 इंटू f3, और सपोज f0 इज 0, आई सपोज f0 इज 0, तो दिस इज f0 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 3 f3, तो यहाँ से f3 बराबर भी 0 आ गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन फैक्ट, मीन्स दिस इज फॉल्स। तो इसीलिए दिस इज नॉट ट्रू, दिस विल बी ट्रू। ओके, तो नाउ f0 इज 1, तो f0 1 तो यहाँ यूज कर लो। सो यहाँ अगर यूज करोगे तो क्या होगा, f3 तो मुझे पता है पहले से, f3 रख देते हैं, 3 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस f0 अपॉन h। f0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि f0 1 है, तो 1 को, अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ f'0, और ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू 11 33 हो गया। तो मैंने सीधा स्टार्ट किया जो मुझे फाइंड करना था, देन इन बिटवीन जो भी जरूरत पड़ी वो हमने डिराइव किया। सो आई डिराइव्ड f0 इज 1 यहाँ से, एंड देन उसको यूज किया था, f'0 हो गया, ये गिवन नहीं था मुझे। तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन का। सर मैंने ना थोड़ा अलग मतलब ट्राई किया था ये कि f'0 भी दिया हुआ है और f'3, मतलब 0 और 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि f' जो होगा वो x इंटू x माइनस 3 होगा। ओके, x इंटू x माइनस 3, ठीक है। तो इससे हम fx निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन करके। लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है आपका कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कर रहा होता है, कौन सा वाला चेक करूं, f'0 क्या है आपका, आपका यहाँ क्या आएगा 0 है ना। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं तो वो एग्जांपल लेंगे जो 1 2 3 इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। जब भी एग्जांपल लेंगे तो ये चूज एग्जांपल जो सेटिस्फाई इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ये सुटेबल एग्जांपल नहीं है, तो आप कोई ऐसा एग्जांपल लेंगे जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तब जाके काम बनेगा। सर अगर हम क्रिटिकल पॉइंट को ऐसे देखकर अगर हम बनाए अगर फंक्शन, तो मतलब वो सही तरीका नहीं है। यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि पहले तो एक फंक्शन ऐसा ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई करे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इन जनरल आपका जो फंक्शन होगा वो a की पावर x होगा, जहां a कोई रियल नंबर है, a पॉजिटिव है और a 1 नहीं है। सो ओनली दिस टाइप ऑफ फंक्शन विल सेटिस्फाई दैट कंडीशन। तो जो आप पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन विल नेवर सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तीनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये फंक्शन ऐसा एक फंक्शन जरूर मिल जाएगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये बट इस तरीके से करना थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट वे है, क्योंकि एक फंक्शन निकाल पाना थोड़ा बहुत मतलब हिट एंड ट्रायल तरीका हो गया, तो इसमें कम टाइम भी लग सकता है, बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये हमने थ्योरेटिकली डेफिनेशन लिख के इजीली सॉल्व कर लिया, तो ये ठीक है।
क्योंकि ऐसे इस तरह का फंक्शन मिलेगा। इसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन विल नॉट सेटिस्फाई दिस, क्योंकि log x plus y log x into log y नहीं होता है, तो log will never satisfy, only exponential function will satisfy the। तो यही एक अप्रोच बचता है, नहीं तो फंक्शन ढूंढो, ये बनाओ क्या बनेगा, देन आपको काम करना पड़ेगा। तो यू कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक, मान लो कैपिटल A टाइम स्मॉल a की पावर x, दो वेरिएबल ले लो, मतलब b टाइम a की पावर x ऐसा ले लो। अब ये सेटिस्फाई करेगा उसको? नहीं, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि b स्क्वायर राइट में हो जाएगा, वहां b हो जाएगा, यही करेगा, यही फंक्शन करेगा। अब इस टाइप का एक फंक्शन ढूंढो जो उसको ये होल्ड करता हो। f डैश x निकालेंगे क्या होगा, आप जब f डैश x निकालेंगे यहाँ पे तो बनता है a की पावर x log a। अब f डैश 0 यहाँ से करेंगे तो f डैश 0 इज, यहाँ से पहले पुट करता हूँ, 0 रख देता हूँ x को, तो खत्म, log a एंड दिस इज गिवन टू अस 11, ठीक। तो f डैश 0 11, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई, डिपेंड करता है हम log कौन सा ले रहे हैं ना, तो हम e वाला लेते हैं ना, तो e वाला लेते हैं log, तो e की पावर 11, दिस इज योर सुटेबल चॉइस, द सुटेबल चॉइस इज दिस। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि fx आपके पास है, a इज e की पावर 11 और इस पूरे की पावर x, बट क्वेश्चन है यहाँ से f3 कितना आएगा, f3 भी 3 होना चाहिए था ना, यस सर। तो f3 क्या आएगा यहाँ से, f3 e की पावर 33 आ जाएगी। ये तो मतलब दिस इज ऑल्सो फेल्स, तो ये भी फेल हो गया। तो हमने इसके हिसाब से चूज किया तो भी फेल हो गया। अच्छा, f3 3 होता अगर, तो f3 3 है, इसका मतलब f3 का मतलब 3 की पावर, सॉरी a की पावर 3, तो a वी कैन टेक 3 की पावर 1/3। लेकिन जब ये चूज करेंगे तो ये वाला फेल हो जाएगा, अगर इसके हिसाब से फंक्शन चूज करेंगे तो ये फेल हो जाएगा, इसके हिसाब से चूज करेंगे ये फेल हो जाएगा, इन दोनों के हिसाब से चूज करेंगे ये फेल हो जाएगा। तो ऐसा फंक्शन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे। ओके सर। तो ये एक इजी वे है, ये बहुत डिफिकल्ट वे है फंक्शन ढूंढ के करना। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट जो डाउट है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल सेम पे ट्राई कीजिए। क्या करना है, अब मैं एक ऑप्शन करके दिखा सकता हूँ, अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करके दिखाऊं, नहीं बताइए, कोई एक क्वेश्चन का मैं एक ऑप्शन आपको करके दिखा देता हूँ। सो यू टेल मी वन क्वेश्चन जिसका मैं कोई एक ऑप्शन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आंसर निकाल के, बाकी आप उस हिसाब से ट्राई कर लेना। जो दो क्वेश्चन है ना, दोनों कॉन्फिडेंस लेवल का है। सो यू टेल मी वन क्वेश्चन एंड वन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैं चेक करूँ? आपका जो भी सही लगा। नहीं, आपको जो मुश्किल लगे वो बताओ, क्योंकि मुझे सब सही लगता है, मैं सारे सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपको आपने ट्राई किया हो जो आपको मुश्किल लगा हो, हालांकि ट्राई किया नहीं है, लेकिन ठीक है बताओ जो ट्राई किया हो जो मुश्किल लगा हो आपको। तो दोनों ही मुझे मुश्किल लगे, तो आप फर्स्ट वाले में कर दीजिए, फर्स्ट वाले में फर्स्ट ऑप्शन। देखो, इनिशियली हर चीज डिफिकल्ट रहता है, तुमने सुना है कोट, क्या होता है कि इन द बिगिनिंग हर चीज डिफिकल्ट होती है ना, एवरीथिंग वाज डिफिकल्ट अंटिल इट गेट डन, ऐसा होता है ना। कोई काम कंप्लीट करने से पहले मुश्किल लग रहा होता है, जब वो हो जाता है तो आसान लगता है, ये चीजें हैं। लेकिन हम शुरू में हमें बहुत मुश्किल लगता है, होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आपको फिर लगता है कि ये आसान था, इस तरह से। तो ट्राई करेंगे तो आसान होगा चीजें। तो यहाँ से हमारे पास है प्रोबेबिलिटी थीटा मोर देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस यहाँ से अल्फा की पावर 1/n माइनस 1 लेस देन थीटा लेस देन इंफिनिटी। इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर इसका आंसर 1/अल्फा आ गया तो ये करेक्ट ऑप्शन है, 1/अल्फा नहीं है तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स घटाते हैं। तो प्लस इन्फिनिटी में कुछ माइनस करोगे तो प्लस इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स घटा दिया। अब क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे -2 थीटा लाना था ना, यहाँ पे हम जो सॉल्व कर रहे थे मुझे क्या लाना था, तो पहले मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था। मुझे ऐसा लग रहा है
कि अगर मैं 2 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा या अगर ऐसा करूंगा कि xi मेरा है यूनिफॉर्म 2 थीटा एंड 2 थीटा प्लस 1, ठीक। तो अल्लाह ये सेकेंड, देखो ऐसे ऑप्शन दिख रहा है कि सी जो है ना, सी ऑप्शन इसका जस्ट हाफ किया हुआ है। हाफ इसलिए किया हुआ है ताकि यहाँ 2 थीटा हो जाए। तो देखो मैं सी ऑप्शन तुम्हें इजीली करके दिखाता हूँ, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी रहेगा। इसका सी ऑप्शन देखो, उससे क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट मतलब प्रूफ हो जाएगा। करना वैसे ही है, लेकिन ये एक्चुअली 1 माइनस अल्फा देगा ही नहीं पहला ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन है ना। तो मुझे 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक था इट्स फाइन। और यहीं से मैं कंटिन्यू करूँ तो कहाँ पर, यहाँ पे है ना। तो इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ ए ऑप्शन को ही, तो नो प्रॉब्लम। पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, तो यहाँ 2 थीटा माइनस 2x1 होगा। फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। जैसे बताऊँ कि ये एक्चुअली आंसर तो सी है, उसी को थोड़ा किसी में ऐड किसी में सब्ट्रैक्ट ये कर दिया है। तो आपको मेनली यही करना हो किसमें इजीली। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि xi माइनस 2 थीटा इज यूनिफॉर्म 0 1, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2 थीटा इज बीटा फर्स्ट काइंड 1n, ठीक है। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, सो व्हाट आई फील कि ये थीटा है, लेकिन यहाँ 2 थीटा हो जाए तो काम हमारा आसान हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो मुझे समझ आ रहा है ओके सी एंड डी ऑप्शन जो है, इवन बी सी डी उसमें अपॉन 2 है सब में। तो उससे फायदा क्या होगा, जो ये अपॉन 2 वाली चीजें हैं जैसे सी ऑप्शन में जो है एक्चुअली, तो ये 2 यहाँ आके थीटा को 2 थीटा बना देगा। उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें दिखेगा, अब आपको तब दिखेगा जब आप खुद सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको खुद माइंड में चलेगा कि ऐसा हो जाए 2 थीटा बन जाए, चीजें आसान हो जाएंगी। तो फिर आप ढूंढोगे ऑप्शन में ऐसा कहाँ पे है, तो वही चीज यहाँ जैसा ऑप्शन में 2 है, तो इससे क्या आसान हो जाएगा, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये, तो वो सॉल्व करते हुए आपको खुद ही समझ आएगा दिस इज सुटेबल ऑप्शन, दिस इज नॉट सुटेबल ऑप्शन, सॉल्व करोगे तो। ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स घटा लो। तो जब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स घटाओगे अब यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब चेक करो कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां से क्या करना है मुझे, अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहां से पता है कि बीटा फर्स्ट काइंड है, तो इसका नाम मान लो मैं y रख दूं अभी। तो जो y का पीडीएफ होगा, द पीडीएफ ऑफ y विल बी बीटा फर्स्ट 1n है ना, तो बीटा 1n का पीडीएफ क्या होगा, बीटा 1 n x की पावर 1 माइनस 1 खत्म 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 x बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो ये इसका सपोर्ट है, किसका, पीडीएफ का। तो ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इरेलेवेंट है, मतलब आउट ऑफ सपोर्ट है ना, आउट जो 0 अदरवाइज रहता है। तो हमारा काम का यहाँ पे क्या है, हमारा काम का है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2 थीटा लेस देन 1 माइनस दिस, और मुझे मोर देन क्या लेना चाहिए यहाँ पे, बाकी लोग बताइए, कोई बताइए मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो यहाँ सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 0 आउटसाइड सपोर्ट है, तो उस पर पीडीएफ 0 ही होगा, उस पर प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी, तो हमें हटाना है। तो मेनली प्रोबेबिलिटी इस लेवल पे होगी, और इसका नाम मैंने इसे y रखा है। सो नाउ दिस इज y, इसका नाम मैंने y रख दिया। तो y की प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में तो क्या होगी, इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हो, तो बीटा 1n क्या होता है, म्यूट कर लो, गामा 1 गामा n अपॉन, तो ये कितना होगा सिंपलीफाई होके, इसको सिंपलीफाई करो, fy ऑफ y आ जाएगा, यहाँ सिंपलीफाई करोगे तो बीटा गामा 1 गामा n है ना, तो गामा 1 1 गामा n n माइनस 1 फैक्टोरियल और गामा n प्लस 1 तो n फैक्टोरियल, तो कट के n हो जाएगा। तो कहने का मतलब आएगा ये n टाइम 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx
इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस अल्फा की पावर 1/n। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो n बाहर है, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन n, और ये माइनस भी होगा माइनस की वजह से। लिमिट है 0 से 1 माइनस अल्फा की पावर 1/n। तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको। अब जब पुट करेंगे तो ये n काट सकते हो, n काट सकते हो। तो अभी पुट करोगे, x की जगह रखो अपर लिमिट, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा अल्फा की पावर 1/n, इस पूरे की पावर n अपॉन माइनस 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे x को 0, तो 1 अपॉन माइनस 1, तो फाइनली कितना आ गया, n कट गया, तो ये माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा। अब इसमें बताओ मुझे ऐसा क्या है कि जो आप नहीं कर सकते थे। एक चीज है वो ट्राई, मैंने ट्राई किया, आपने ट्राई नहीं किया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ इसी ऑप्शन में 1 माइनस अल्फा आएगा, बाकी किसी ऑप्शन में 1 माइनस अल्फा नहीं आएगा, तो इसलिए वहां पर थोड़ी डिफिकल्टी होगी, कुछ बनाना है इस तरह से। तो आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना कैसे आया। सब ट्राई कर लो, हो जाएगा। देख लो, मतलब सीख लो, नहीं तो एग्जाम में फिर वही, जैसे अभी नहीं हो रहा एग्जाम में भी नहीं होगा। अभी सीखने का टाइम है, सीखो। सीखने का तरीका है सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो, वही तरीका है सीखने का। ट्राई करोगे सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 57, ये कह रहा है कि x1 x2 x10 ये जो है नॉर्मल 0 1, ठीक, नॉर्मल 0 1, which of the following statement is not correct। तो sin x1 more than sin x2 plus sin x10। एक्चुअली ना ये जो क्वेश्चन बनाया है ना, उसको ऐसा लगता है, जिसमें बनाया है उसको ऐसा लगता है कि xy कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, बट ऐसा नहीं होता ना कि IID है तो ऐसा हो जाएगा। इफ दे आर IID, ये इनफैक्ट दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंट नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। इफ दिस टू आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल नहीं है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन प्रोबेबिलिटी x मोर देन y क्या होगा, ये बता आप लोगों को। अगर xy का कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन y क्या होगी, ये तो हाफ होगा। हाँ ये हाफ होगा। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये इन्होंने गलत आंसर लगाए हैं, क्योंकि जिसने पेपर बनाया ये वाला, उसको ऐसा लगता है कि xy कोई भी रैंडम वेरिएबल हो तो भी x मोर देन y हाफ होगा। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा तभी होगा जब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर x अलग रैंडम वेरिएबल है, y अलग दूसरा रैंडम वेरिएबल है, दोनों के अलग अलग पीडीएफ है, तो हाफ जरूरी नहीं आएगा, है ना। सो लाइक इफ x इज नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद y, then probability of x minus y may not be half। हो सकता है हाफ ना हो, जरूरी थोड़ी हाफ होगा, जब आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड तो श्योरली हाफ है। तो इसने क्या किस ऑप्शन से लगाया, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हाफ है, तो बस 1/3 को फॉल्स कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि सारे ऑप्शन फॉल्स हैं इसके, ठीक है ना, ऑल 4 आर फॉल्स इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्योंकि उसका अप्रोच समझ आया ना, वो ये मानता है कि ये हमेशा हाफ होगा, चाहे xy कुछ भी हो, ये हमेशा हाफ होगा। इसलिए जहां 1/3 उसको फॉल्स माना है, बाकी को ट्रू मान लिया, क्योंकि उसको मतलब जो जिसने पेपर बनाया है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, 15-20 लोग उनमें से है, तो उसको नहीं उतना क्लैरिटी होगी अभी, इसलिए इसने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो इसने ये बच्चे से मुझे मैसेज करके बहुत खराब कर रहे हैं, फिर मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ, सब लोग क्वेश्चंस भेज रहे हैं मुझे। हाँ, तुम्हें टीचर समझते हैं ना वो, इसीलिए। सर मैंने रिप्लाई करना बंद कर दी, तो वो लोग किसी और को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 20 नंबर क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है ये कि x1 x2 xn be the random sample from normal distribution with mean mu and variance 1।
हाँ जी सयानी आप ही बताइए। ये जो म्यू है नॉर्मल सैंपल में यहाँ पे सिग्मा 1 है, तो म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या फॉर्मूला है? कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होगा x बार माइनस z अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय रूट n। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा 1 है, इस क्वेश्चन में सिग्मा 1 है और n हमें फाइंड करना है। ठीक है, और 1 माइनस अल्फा 95% है, मतलब 0.95। सो 1 माइनस अल्फा इज 0.95, तो अल्फा इज 0.05, तो अल्फा बाई 2 इज 0.025। ओके, तो ये है मेरे पास। तो मुझे चाहिए z अल्फा बाई 2, मतलब z 0.025। तो यहां से पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द फाई ऑफ z अल्फा बाई 2, ये किसके इक्वल आता है? 1 माइनस अल्फा बाय 2 के इक्वल आता है। ठीक, तो z अल्फा बाई 2 का CDF लेस देन इक्वल टू दिस, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2। चलो, तो हमें क्या चाहिए? z अल्फा बाई 2 चाहिए। तो हमारा अल्फा 1 माइनस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 0.075 975 0.025 है ना ये अल्फा बाई 2। हाँ मैंने ओके, तो इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, बताओ z अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है? 1.96। ओके, तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आपको डाउट क्या है? सर वो मतलब वो n का वैल्यू मिनिमम कैसे निकलेगा? पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ो। जो आप एक और मैं आपको सलाह दूंगा, जब क्वेश्चन पढ़ो ना आप 4 बार पढ़ो एक ही क्वेश्चन को, क्योंकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन देखते हो। बताओ कब n कब निकालना है, क्या कंडीशन गिवन है, पूरा पढ़िए क्वेश्चन आप। मिनिमम n का वैल्यू। अरे कुछ तो गिवन भी होगा, क्या गिवन है? मिनिमम में तो चाहिए मुझे, पूरा लाइन पढ़ो क्या लिखा है। पूरा लाइन है कि द मिनिमम सैंपल साइज से स्टार्ट करो, सेकंड लास्ट लाइन से। अच्छा, the minimum sample size required such that the length of the 95% confidence interval for mu does not exceed 2। तो इसका लेंथ कितना है? तो इसका लेंथ होगा 2 z अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय रूट n। और क्या बोल रहा है ये लेंथ है, तो लेंथ क्या नहीं होना चाहिए? लेस इट डज नॉट एक्सीड, मतलब लेस देन इक्वल टू 2। सो 2 टाइम जनरल हाइट 1.96 सिग्मा 1 है, कितना होगा? 2 टाइम 1.96 कितना होता है? चलो 2 काट दो, तो यहाँ रूट n मोर देन इक्वल टू 1.96, n मोर देन इक्वल टू 1.96 स्क्वायर, ये कितना होगा? 3। नहीं 1.96 स्क्वायर बताओ मुझे। कैलकुलेट करो। 3.84। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम n इज व्हाट? 4 होगा, मैं छोटा बोल रहा हूँ, 3 होगा फिर। बाकी लोग को बता दो भाई, मिनिमम n क्या होगा यहाँ पॉसिबल? मतलब हद हो गया, एमएससी कर लिया लेकिन अभी इतनी अकल नहीं है। यहाँ n की वैल्यू 3.85 से ज्यादा चाहिए, तो 3 कब 3.85 ज्यादा होने लगा? 3 कब से हो गया 3.85 से ज्यादा? क्या बोला है? मिनिमम n जो सेटिस्फाई करे इसको ना, तो n इज मोर देन इक्वल टू 3.84 है। अच्छा 4। अब मुझे फिर से मैं तुमसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ऐसा मैंने क्या किया जो आपको नहीं आता था या आप नहीं कर सकते थे? जब सब कुछ आपको पता ही है तो ऐसा क्या था जो आप नहीं कर सकते थे? एक ही चीज है ट्राई, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ही चीज जो आप नहीं कर पा रहे वो ट्राई नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, सेम एग्जाम में होगा आपके साथ।
अगर पिछले 2-3 साल से गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, इस बार भी नहीं होगा, ये हालत रही एग्जाम में, तो मैं फिर बोल रहा हूँ somehow you have to try, चाहे घर पे हो चाहे एग्जाम में हो। और घर पे ट्राई नहीं कर पा रहे, एग्जाम में कहाँ से हिम्मत होगा? प्रेशर एग्जाम का अलग है, टाइम बाउंड अलग है, नए नए क्वेश्चन आएंगे वो अलग है। तो जब घर पे जाना पहचाने क्वेश्चन आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में कैसे करो? ऐसा क्या मैंने कर दिया जो आपको नहीं आता है? सब कुछ आपने ही बताए, मैं पूछ पूछ बताया ना। इसमें ऐसा क्या था जो मैंने ऐसा कर दिया जो आप नहीं कर सकते थे? सर मुझे हिम्मत नहीं होती है, मतलब हाँ तो कैसे होगी? वही तो सेम, मैं भी तो यही लाइन कह रहा हूँ, हिम्मत नहीं, तो क्वेश्चन देख के आपको लगता है आपसे नहीं होगा, आप छोड़ देते हो, फिर आप डाउट पूछ लेते हो। तो इससे जब हिम्मत, ट्राई करोगे तो हिम्मत होगा, जब पेन चलाओगे, कोशिश करोगे, छोड़ क्यों देते हो बीच में? कंप्लीट करो ना। जब आपको पता है कौन, ये फॉर्मूला आपने ही बताए, लेंथ आपने ही बताया, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था, बस क्या किया मैं? सॉल्व करता गया आंसर आ गया। मैंने कुछ अलग थोड़ी किया जो आप नहीं कर सकते थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब घर पे आपको हिम्मत दो, एग्जाम में कैसे हिम्मत करोगे आप? एग्जाम में तो नए नए क्वेश्चन आएंगे, जो कर रहे हो उससे बहुत अलग क्वेश्चन वहां होंगे, नए नए क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन नया ही होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होने हैं कि रट्टा मार लेंगे सोल्यूशन तो वहां कर देंगे, वहां तो नए क्वेश्चन आने हैं। तो वहां तो हमें देखना है ब्रेन को ट्रेन करना, जो आप नहीं कर रहे हो अपने ब्रेन को ट्रेन। आप ब्रेन को कैसे ट्रेन कर रहे हो? सोल्यूशन दिखा दिखा के, तो वहां सोल्यूशन थोड़ी दिखेगा, वहां तो ट्राई करने से होगा। मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ आपको, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई, और आप ट्राई करते ही नहीं है। रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको दिमाग चलाने पड़ेंगे। करके देखो, करते खुद भी आप कर लेते, कुछ नया इसमें कुछ भी नहीं था। जो जो बोल रहा है वो फाइन करते जाना, करते जाना, करते जाना, थोड़े थोड़े करके हो जाएगा। A function f r to r satisfies the equation this, okay? सेम अप्रोच इसमें लगाइए। ऐसे इसमें बोला क्या है? f dash x इक्वल टू, तो इसमें जो है f of x plus y fx into fy, fx डिफरेंशिएबल है 0 पे, है ना? fx क्या है? डिफरेंशिएबल है 0 पे, और f dash 2 आपका 2 है, f dash 2 नहीं, सॉरी, f dash 0 आपका 2 है, f dash 0 2 है। तो पूछ रहा है f dash x इक्वल टू, f dash किसके इक्वल आएगा, है ना? तो f dash 0 2 है, तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि सी बोल रहा है कि f डैश x 0 होगा हमेशा। 0 होता तो ये भी 0 होता है कि 2 है, तो मुझे देखना है क्या ट्रू है। तो बताइए पहली बात फिर से, चलो देखो, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? वहां दो कंडीशन था मेरे पास, f3 is 3 एंड f dash 0 is 11। अब मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो इसके हिसाब से भी एक फंक्शन मैं ढूंढ पाऊंगा। वहां क्या प्रॉब्लम हो रहा था फंक्शन ढूंढने में, कि एक के हिसाब से फंक्शन आ रहा था, दूसरे के हिसाब से डिस्कार्ड हो जा रहा था, या एक से निकलेगा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ बताइए मुझे क्या फंक्शन आप सजेस्ट करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे? निकाल पाएंगे? बताइए ढूंढ के। e की पावर 2x। ठीक है, सो fx हो गया e की पावर 2x, चलेगा। इनफैक्ट हाँ ठीक है ना? तो e की पावर 2x एक सुटेबल फंक्शन है, आप चेक कीजिए, f डैश x निकालेंगे 2e की पावर 2x, 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, ये एक सुटेबल एग्जांपल है। अब हम सोचते हैं क्या करना है। देखिए, तो यहां से आप चेक करेंगे, दिस इज द ओनली सुटेबल एग्जांपल। अगर मैं बता दूं आपको, दूसरा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। इसके रीजन ये भी है कि मैं अगर स्टार्ट करता प्रूफ करना, तो इनिशियली आई विल सपोज fx एज a की पावर x, सेम मैंने उसमें बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही इसको सेटिस्फाई करेगा। सो इफ आई फाइंड f dash x, this is a की पावर x log a, and this is given f dash 0 is log a, and log a is 2, so a is e की power 2, and this you will put here, so you will get fx is e की power 2x। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, this is a unique function, this is the only function that will satisfy this and this, there is no other function which will satisfy both conditions।
तो ये अकेला फंक्शन, यूनिक फंक्शन दैट विल सेटिस्फाई, ये है। अब इसके हिसाब से अब देख लीजिए आप, तो f डैश x निकालिए आप, 2 टाइम e की पावर 2x, तो 2 टाइम fx, ठीक है। तो ये एग्जांपल से किया जा सकता है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट जो है, हाँ जी, जिन्होंने भेजा है किनका है, आपका है रुद्रा? ये सब मेरा है। हाँ सर उसमें मैंने सॉल्व किया, आपको पूरा सॉल्व नहीं करने कहूंगा मैं। हाँ बताइए। बस सर छोटा सा डाउट ये है, आपने जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ना, वो लैपलेस 0 1 है, ठीक है सर। तो उसमें आपने जैसे काउंटर एग्जांपल ले लिया था कि x1 और x2 को आपने एक्सपोनेंशियल 1 ले लिया, तो एक्सपोनेंशियल 1 का डिफरेंस लैपलेस आ जाएगा, करेक्ट। सो उससे वो सेटिस्फाई हो जा रहा था कि x का डिस्ट्रीब्यूशन और x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जा रहा है, तो देयर एग्जिस्ट है, ये बात सही है। अब जब सेकंड ऑप्शन पे आते, हाँ सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं सर, तो उसमें y फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म -2 से 2। अब उसमें सर आपने y1 और y2 ना, इसका रेंज आपने निकाला था सेम यूनिफॉर्म से ही -2 से 2, है ना, वो इनइक्वालिटी को ऐड करके, माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके इसमें 0 हो जाता है। तो मेरा डाउट बस ये है सर कि यहाँ से y1 y2 लिखा है ना, इसके वजह से आप इसको यूनिफॉर्म -2 से 2 ले रहे हैं, या मतलब कोई और एग्जांपल भी तो हो सकता है ना सर, ये जरूरी नहीं ना कि y1 y2 वही सपोर्ट होल्ड करेगा जो y सपोर्ट होल्ड कर रहा है। हाँ जैसे हमने ऊपर वाले में लिया था एग्जांपल कि x1 x2 हमने अपने मन से एक्सपोनेंशियल ले लिया था, जबकि लैपलेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरा रियल नंबर, सॉरी सपोर्ट तो पूरा रियल नंबर, यस यस, लेकिन एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट 0 से इंफिनिटी जा रहा है। तो इसमें भी ऐसा कोई y1 y2 हमको मिल सकता है शायद, Yes. इसका सपोर्ट यूनिफॉर्म -2 से 2 से अलग हो, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो, यहाँ पे ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं जहाँ पे डिफरेंस जो है यूनिफॉर्म हो जाए। देख लेते हैं क्यों। तो लेट्स फाइंड, आपको ये पता है कि 2 रैंडम वेरिएबल आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन उसका एमजीएफ सेम रहेगा, ठीक है। एंड एमजीएफ सेम है, सो दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एंड ओनली इफ होता है ना, कि x एंड y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव कॉमन एमजीएफ। तो इफ एंड ओनली दोनों साइड से ट्रू है। तो आइए इसका ट्राई करते हैं। तो my at t, my1 at t, my2 at -t, ये होगा। यस इसको ओपन करेंगे आप तो e की पावर है ना, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब चूंकि y1 y2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, सो दे आर कॉमन फंक्शन, तो ये mt है, तो ये m माइनस t है, ठीक, इस तरह से। लेट्स से चलो मैं my1t और my1 माइनस t है, ओके। और हमारे पास y का mgf क्या है एक्चुअली, जो इनिशियली मुझे y गिवन है क्वेश्चन में, y गिवन है ना, यूनिफॉर्म -2 2, उसका mgf क्या होता है, e raised to bt minus e raised to at t to b minus a, ये आएगा, हाँ t भी आएगा ना सर नीचे। हाँ ओके। सो कैन यू ब्रेक दिस इनटू दिस फॉर्म, सम फंक्शन my1t इनटू my2 माइनस t। इस वे में आप उसका प्रूफ भी लिख सकता हूं, पहला वाले का, क्योंकि हमें डायरेक्टली थ्योरम पता था, पहले वाले में प्रूफ नहीं किया कि डिफरेंस ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल इज डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास। इस अप्रोच से पहला ऑप्शन भी करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट my1t। ये कॉमन फंक्शन है, मतलब y1 लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट m एक ढूंढना है आपको। यू फाइंड भी वन जस्ट m, दे आर सेम फंक्शन, डिफरेंस यहाँ t है, यहाँ माइनस t है। तो आपको देखना है कि ऐसे दो फंक्शन में इसको आप लिख पाएंगे, यू ट्राई टू ब्रेक। और यही अप्रोच आप अगर पहले स्टेटमेंट लगाएंगे तो यू विल बी इजीली, आपको इजीली मिल जाएगा वो फंक्शन क्या है देख के, जैसे लिख के देखिए आप उसको। तो यहाँ बताइए मुझे क्या कर सकता हूँ, तो इसको आप दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि m t हो जाए और m माइनस t हो जाए, द सेम फंक्शन, बस एक बार x से एक बार माइनस x से वेरिएबल। सो ट्राई टू ब्रेक, आप a square minus b square से ट्राई करें, लगा सकते हैं। यस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के देखिए। e raised to t plus e raised to minus t और e raised to t minus e raised to minus t upon 2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 2 आएगा। हाँ, तो लेकिन ये t वैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हाँ वही तो रूट हो जाएगा, 2 रूट t लेना पड़ेगा। हाँ तो वो mgf नहीं आएगा फिर,
The one which you will get will not be MGF actually. एक मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि आप बनाएंगे तो ये फंक्शन सेम फंक्शन का मुझे बस वेरिएबल चेंज करना है, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ से सिंपली ये है कि दिस एम्प्टी विल नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन, बट उसका लिख के देख लीजिए आप फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लाप्लास था, लाप्लास का एमजीएफ बताइए क्या है, उसको देख के एक बार। सो यहाँ इजीली मिल जाएगा आपको, यू कैन डायरेक्टली राइट लाप्लास 0 1 है ना, 1 0 है। तो देखिए बताइए एक बार ठीक से, जो फाइनल आंसर है मतलब उसमें पुट करना पड़ेगा। तो इसका जो क्या आ रहा है, t into 80 into 1 minus t square upon हाँ into whole into 1 minus t square upon lambda square। तो यहाँ पे जो फाइनली आपका आ जाएगा दैट विल बी म्यू को 0 रख दो और b को 1 रख दो, तो क्या बनेगा आपका? सीधा मुझे स्टैंडर्ड लाप्लास का बताइए, इज इट दिस? आप चेक करके बताओ। ठीक है सर। और आई कैन राइट सिंपली इट एज mt into m minus t, और दिस इज है ना, तो ये सिंपली आपको दिख रहा होगा 1 plus t into 1 minus t। सो ये फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन t की जगह माइनस t है, तो mt I got दिस इज 1 upon 1 plus t, और यू कैन टेक, अच्छा या यहाँ माइनस ले लो, यहाँ प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका एमजीएफ है? 1 माइनस टी वाला है ना, तो 1 माइनस टी वाला, तो ये y1 इज एक्सपोनेंशियल 1, तो y1 y2 आर एक्सपोनेंशियल 1 एक्चुअली, है ना? यस सर, हो गया। गॉट इट सर, थैंक यू सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट जो है 37 क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि x भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम जिसका पीडीएफ 1 यूनिफॉर्म 0 1 है, एंड y एक नया रैंडम वेरिएबल है 1 प्लस ln k अपॉन ln q। अच्छा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो पूछ क्या रहा आपसे? ये यहाँ थोड़ा सा वो नहीं प्रॉब्लम लग रहा आपको कि y है 1 प्लस ln k अपॉन q, इसका क्या मतलब है? या तो x के फॉर्म में लिखो तो समझ आता है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब x होगा। कहाँ पे? ln k का जगह होगा, ln x होगा, है ना? मुझे ऐसे, हाँ वही लग रहा मुझे भी, ln x अपॉन, ऑप्शंस हाँ उस तरह से कुछ बनेगा, क्योंकि ln x अपॉन ये बन सकता है, वो टाइप इज ना ln q, तो q तो 1 माइनस p है। तो अभी y का रेंज क्या है? देखिए अभी अगर आप देखेंगे आप, तो x का रेंज था 0 to 1, ठीक? तो ln x जो होता है log 0 माइनस इंफिनिटी log 1 0, फिर ln q कर दिया इसने डिवाइड, तो ln q क्या है? q लेस देन 1 होगा, तो log q से फायदा ये हुआ डिवाइड करने पे कि देखिए log q से आपको फायदा pq फिक्स कर सकते हैं। सो ln x अपॉन ln q, q लेस देन 1 है और log 1 0 होता है तो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव नंबर है ये, सो ये नेगेटिव नंबर है, दिस विल बी 0 टू प्लस इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू इसमें 1 ऐड कर दिया। अच्छा इसका बॉक्स ले लेते हैं,
सो ln x अपॉन ln q, इसकी वैल्यू अब बॉक्स लेंगे, सो कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से ना, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, तो है ना, मे बी यू कैन टेक इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, अब ये 1 प्लस कर देंगे तो जो y है एक्चुअली उसका सपोर्ट हो गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब बस आपको ये प्रूव करना रह गया कि दिस y विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक p। सो आपको ये प्रूव करना है ज्योमेट्रिक p जिसका सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये ज्योमेट्रिक नंबर ऑफ ट्रायल वाला है। तो इसमें मीन क्या आता है, अच्छा यहाँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना ये, एक मिनट, तो y तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन होता है 1 बाई पी और वेरिएंस होता है q अपॉन पी स्क्वायर। सो तो एक चीज जो आपको बाकी है वो है प्रूफ करना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन से। तो क्या करेंगे आप, अगर आपको प्रूफ करना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने हैं, तो विल स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, कोई ले लो स्मॉल y, सो प्रोबेबिलिटी या k लेके सॉल्व कर लो आप, तो y रख दो, देन यू फाइंड x, और x का पीएमएफ तो पता ही है पहले से, ये करना पड़ेगा। तो थोड़े से वो होगा, यहाँ पे जाके इंटरवल बनेगा बीच में, तो ये आपको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा इंटरवल से। ये कर पाएंगे या करके दिखाऊं, मतलब ये y का पीएमएफ निकालना होगा, एट द एंड क्या होगा, ये ज्योमेट्रिक आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास p इंटू क्यू की पावर y माइनस 1। अगर आपने यहाँ y से स्टार्ट किया तो k से स्टार्ट किया तो k माइनस 1, ये आ जाएगा। तो आपके बीच के स्टेप्स ट्राई करना है, करके देखिए। नेक्स्ट जो है, कर पाएंगे, ठीक है सर। हाँ देखिए ट्राई करके देखिए, नहीं तो उसमें क्या करना, y की जगह ये रखो आप, फिर ये रखोगे 1 उधर जाएगा तो k माइनस 1, फिर ये बॉक्स खोलेंगे, तो बॉक्स खोलने से क्या फायदा है कि अगर वैल्यू 2 है, अगर तो 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 कब होगा, तो वैल्यू 1 से 2 तक होगी, ये मतलब है ना। तो कोई इंटीजर है तो k माइनस 1 है, तो k माइनस 2 से k माइनस 1 तक होगी, यही है। तो 2 से 3 तक होगा, एक मिनट को, बॉक्स y अगर 2 है तो आंसर क्या आएगा y का, 2 से 3, हाँ 2 में क्लोज, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर k है, लेट से यहाँ पे k माइनस 1 है, तो क्या आएगा, k माइनस 1 से, ओके k माइनस 1 से k तक, बस यही यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, फिर ये इंटरवल बन जाएगा एंड देन यू जस्ट इंटीग्रेट, उससे आएगा k माइनस 1 तो इक्वल वाला साइन है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, x कॉन्टिन्यूअस है ना, तो x y डिस्क्रीट है, बट ये एट द एंड x में आ जाएगा ना, ये x में चला जाएगा, तो x कॉन्टिन्यूअस है, log x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इक्वलिटी से इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। चलिए आप बस इसको प्रूफ करके देखिए क्या आता है। तो नेक्स्ट क्या देखिए, fx gx आर डिफरेंशिएबल ऑन ab, कॉन्टिन्यूअस ऑन ab, fa gb 0 है, तो एक ऐसा पॉइंट c मिलेगा जहां पे ऐसा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको लगाने हैं 2 फंक्शन है ना, ओके तो क्या करना है आपको कि f और g 2 फंक्शन है, और f a पे 0 है और g b पे 0 है, तो इंटरवल a b है, एक a पे 0 है, एक b पे 0 है, बस इतना ही बोला है। तो एक ऐसा पॉइंट c मिलेगा मुझे a b में इस तरीके से कि ऐसा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, सर डेफिनेशन तो रोज थ्योरम की लग रही है, मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के। तो मुझे लग रहा है एक नया फंक्शन लो आप,
you consider a new function ऑप्शन देके कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है क्या लेना चाहिए हमें. सो वी कैन कंसीडर fx into gx. ओके, तो यहां से h a is 0, h of b is 0, राइट. ये है. सो दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी. डिफरेंशिएबल ए बी पे सेटिस्फाई कर रहा है ए बी इंटरवल को. यहां से आ गया. अब यस सर. आप h पे रोल्स थ्योरम लगाइए तो क्या होगा. h डैश c इज इक्वल टू 0, है ना. देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab सच दैट h डैश c इज 0. h डैश c 0 होगा तो बताइए क्या बनेगा कंडीशन. यहां से आप h डैश x निकाल लीजिए पहले. सो इफ यू फाइंड h डैश x फ्रॉम दिस तो क्या बनेगा. fx into g dash x प्लस f dash x into, हाँ इस तरह से. तो यहाँ से बन जाएगा fc into g dash c प्लस f dash c into g of c is 0. एक्चुअली ऑप्शन जो है मेरा भी यही आ रहा था लेकिन आंसर गलत बता रहा है. हाँ उसमें गलत एक्चुअली लगा रखा है. जिसने लगाया है उसने गलत लगा रखे हैं. बी ही सही होगा. ओके. से गलत ऑप्शन टिक कर रखे. ठीक है. तो और कोई डाउट रह गया. देखो जो भी डाउट्स जैसे आप लोग पूछ रहे हो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले ट्राई करके आओ तो उससे आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि व्हाट यू वांट टू नो, कि आपको जानना क्या है इसमें ना, प्रॉब्लम कहाँ है. तो ट्राई करके आइए. कल भी डाउट क्लास, डाउट क्लास चलता रहेगा जब तक आपके डाउट है तब तक क्लास चलेगा. डाउट नहीं होगा क्लास ऑफ हो जाएगा. ये है. तो ये 9 to 11 क्लास तब तक ही चलेगी जब तक डाउट है आप लोगों के पास. सॉल्व हो गया है. बाकी आपको रिवीजन सिलेबस रिवाइज करना है. सिलेबस के एक एक टॉपिक यू जस्ट रिमेंबर डेफिनेशन, रिकॉल करो डेफिनेशन को, थ्योरम जो उससे रिलेटेड है वो करो. और थ्योरम्स क्वेश्चन करोगे तो खुद ही यूज हो जाता है. तो सिलेबस पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो मॉक टेस्ट करो. यू जस्ट रिवाइज, इसी को रिपीटेडली रिवाइज करते रहो एग्जाम तक कि कोई भूले ना. बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, चाहे पीवाईक्यू के हो, चाहे बुक्स के हो, चाहे कहीं के भी क्वेश्चंस हो. बस प्रैक्टिस करते रहो और सिलेबस रिवाइज करते रहो. ठीक है. चलो यहीं स्टॉप करते हैं आज. थैंक यू एंड गुड नाइट. सर सर जी